dear students, welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन किस बारे में है? आज का सेशन है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज एवोगाड्रोस लॉ एंड गैलियो-6 लॉ. सो इन दोनों लॉज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. इन लॉज के ऊपर ही हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब जो स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट से डरते हैं एंड यू हैव फाइनली लैंडेड ऑन टुडेज वीडियो, सो प्लीज लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि मोल कॉन्सेप्ट में ओवरऑल पिछले कुछ सालों में सिलेबस में काफी वेरिएशंस आए हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी पोर्शन आप कवर कर रहे हैं यू आर टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम योर सिलेबस और रैंडमली चीजें फॉलो ना करें. बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर कवरिंग. ठीक है. सो जो भी पुराने साल की वीडियोस हैं, पिछले साल की वीडियोस हैं, उससे पहले की वीडियोस हैं, आप एज टॉपिक्स मतलब उनसे पढ़ सकते हैं. मान लीजिए आपको गैलियो-6 लॉ पढ़ना है तो चाहे मेरी वीडियो से चाहे किसी और टीचर्स की वीडियो से जिससे आपको समझ में आता हो एज अ टॉपिक उसे पिक करके उस टॉपिक को पढ़ लो. ठीक है. बट अगर कोई पिछले पुराने सालों की वन शॉट वीडियोस है मोल कॉन्सेप्ट की किसी भी टीचर्स की, उसको एज अ सोल रेफरेंस ऑफ द सिलेबस कंसिडर मत करना. उसको एज अ टॉपिक प्रेपरेशन तो आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई इन टीचर ने ये वाला टॉपिक और ये वाले न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, विच इज गुड. बट एज पर द प्रेजेंट सिलेबस प्लीज बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि आपको खुद से ही देखना है. ठीक है. बट what I am doing is that I have discussed जो मोल कॉन्सेप्ट का सिलेबस है with 3 other ICSE teachers जो कि प्रेजेंटली इंडिया में स्कूल्स में डिफरेंट ICSE स्कूल्स में पढ़ा रही हैं ऑलरेडी. सो आई हैव डिस्कस द सिलेबस विद देम एंड देन आई एम मेकिंग दीज वीडियोज टू मेक श्योर कि आई एम टेकिंग अप अ मोर इन्फॉर्म्ड अप्रोच टूवर्ड्स इट. और कोई भी छोटा मोटा टॉपिक भी मिस आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दैट मे कम अप इन द एग्जाम. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ये देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंड दे डायरेक्टली अप्रोच मी विद सम क्वेरीज या डाउट्स. तो आई हैव सीन वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वांट टू हाईलाइट हियर कि वो लोग न्यूमेरिकल अगर मैं उनको दूं तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है, पर जिस तरीके से आंसर आता है वो कोई शॉर्टकट मेथड्स होते हैं विच इज फाइन. पर आपको एग्जाम में आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको उस पे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आप ये ना भूलो कि आप एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो. एक आईसीएसई स्टूडेंट की आंसर स्क्रिप्ट हैज टू बी परफेक्ट टू गेट अ परफेक्ट स्कोर. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने साइड में स्क्रिबल करा, वहां कोई शॉर्टकट लगाया और लास्ट में आंसर लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे. नंबर मिलने के लिए यू हैव टू यूज अ प्रॉपर मेथड जिसमें आप प्रॉपर लाइन बाय लाइन न्यूमेरिकल को लेआउट करके फिर सॉल्व करते हैं. चाहे आंसर आप साइड में रफ वर्क में निकाल लो, पर जो उसे लेआउट करना है उसे तरीके से करना है तभी नंबर मिलेंगे, वरना सिर्फ आंसर लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा. अगर उससे खुश हो तो वैसे कर लो. अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल पोर्शन को तो वैसे ही छोड़ देते हैं कि फॉर्मूलाज पता है, मेथड पता है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाते हैं. स्टूडेंट ये नहीं चलेगा क्योंकि जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि गैलियो-6 लॉ को डिफाइन करिए, तो कैसे करेंगे? अपनी लैंग्वेज में थोड़ी ना लिख सकते हो. जो लॉ है, जिस साइंटिस्ट ने एक लॉ लिखा है उसको तो वर्ड बाय वर्ड ही लिखना पड़ता है. कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि अपने हिसाब से लैंग्वेज बदल दोगे. ठीक है. ये चीजें ध्यान रखना. अब आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज योर गैलियो-6 लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. जितना मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आज कवर करूंगी वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. मैंने कुछ बहुत ज्यादा कवर अप नहीं करा है थ्योरी में, बेसिक कवर करा है, पर जो कवर करा है वो आप मिस नहीं कर सकते. आगे बात समझ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर टुडे स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे मैम तो आज सेशन स्टार्ट करते ही सीरियस हो गई. तो स्टूडेंट्स देखिए, मोल कॉन्सेप्ट की बात है. अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो बेहतरीन है, और अगर नहीं आए तो एग्जाम के टाइम पे बहुत दिक्कत देता है. इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई टू गाइड यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सबसे पहला हम बात कर रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है? तो थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से इट स्टेट्स दैट
कि जो वॉल्यूम है और प्रेशर है एक पर्टिकुलर गैस के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट लेट्स जस्ट क्विकली रीड थ्रू व्हाट द लॉ सेज। इस लॉ को बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। It states that the volume of given mass of dry gas is inversely proportional to its pressure at a constant temperature. So P1 V1 equals P2 V2 is equals K at a constant temperature. अब जो टेम्परेचर है, सो आपको ये वाला तो समझ में आ गया, P1 V1 equals P2 V2। दूसरा है आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। सो V1 अपॉन T1 equals V2 अपॉन T2 is equals to K। ठीक है, ये दूसरा रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप मैं इसलिए आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सरसाइज में है जिसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अ टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ठीक है, अब आप तीसरे पे आ जाइए, गैस इक्वेशन। अब गैस इक्वेशन और कुछ नहीं है, जो ऊपर दो इक्वेशन पड़ी है उन दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनती है, उसको कहते हैं गैस इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट। ऑन कंबाइनिंग बोथ द लॉज, जो ऊपर हमने दो लॉज पढ़े हैं, वी कंक्लूड दैट the volume of a given mass of dry gas varies inversely as the pressure and directly with the absolute temperature। मतलब कि जब भी आप किसी वॉल्यूम, मतलब किसी भी गैस की वॉल्यूम की बात करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, आगे बात समझ। अब आ जाते हैं एसटीपी पे। एसटीपी पढ़ाने का सिर्फ ये कारण है कि जब आपके क्वेश्चंस में लिखा होता है एट एसटीपी या फिर किसी भी लॉ में लिखा होगा एट एसटीपी, भाई स्टूडेंट्स तो याद कर लेते हैं एट एसटीपी, पर होता क्या है एट एसटीपी ये समझना भी तो जरूरी है। ठीक है, एसटीपी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, इसको एनटीपी भी बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपके पास लिखा है एट एसटीपी, मतलब कि फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो आपको कंडीशन दी है सॉल्व करने की, उसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, उसके अलावा यू कैन चेंज अदर थिंग्स। इसका रीजन ये है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो आपके न्यूमेरिकल की सारी वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा कैलकुलेशंस करते हैं एट एसटीपी, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, और उसके बाद आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद कोई रिएक्शन करें। ठीक है, आई बात समझ। सो सिंस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस रिमार्केबली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि गैस की वॉल्यूम ही चेंज हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन मतलब कोई भी आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें जो भी कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई भी आप दो केमिकल्स के बीच में लड़ाई करवा रहे हो, उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है। It becomes necessary to choose standard values of temperature and pressure to which gas volumes can be referred। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है क्या? The chosen value is 0 डिग्री या 273 केल्विन, एक ही बात है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या फिर 760 m मीटर्स या 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, इसमें से अगर कुछ भी लिखा है आपके क्वेश्चन में, मतलब समझ जाना एट एसटीपी का लिखने का तरीका है। नाउ टेम्परेचर स्केल्स। अब आपके क्या 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 स्केल है? सबसे पहले आपका स्केल है ये एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल। अब अगर आप इसकी बात करें, अ टेम्परेचर स्केल विद एब्सोल्यूट जीरो एज द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल। तो जो आप जिसके ऊपर टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो और आप 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो से कैलकुलेट कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट वो है, तो उसे एब्सोल्यूट स्केल या फिर
केल्विन स्केल बोलते हैं। एब्सोल्यूट स्केल की स्टार्टिंग कहां से है? 0 केल्विन से या -273 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ? ओके अब स्टोशियोमेट्री क्या होता है? जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। व्हाट इज स्टोशियोमेट्री? So stoichiometry measures quantitative relationship and is used to determine the amount of products and reactants that can be produced. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, मान लो A plus B gives us C plus D, स्टोशियोमेट्री हमें ये समझने में हेल्प करती है कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी में रिएक्शन किया और कितनी कितनी क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट में आई। जब हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री किया था, मैंने तब आपको बताया था, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कि एक कंपाउंड किस किस चीज से बना है ये पता लगाना, और क्वांटिटेटिव का मतलब है कितने कितने अमाउंट को मिक्स करके बना है, मतलब उसका वेट, उसको मेजर आउट करना कि इतने मॉलिक्यूल है या इतना ग्राम है या इतना लीटर है, व्हाटएवर, वो हो गया क्वांटिटेटिव। तो स्टोशियोमेट्री हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में हेल्प करती है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में कितने रिएक्टेंट्स को मिला के कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और कितना एक्स्ट्रा सामान बच रहा है ये भी बताएगा। Describing the quantitative relationship among substances as they participate in chemical reactions is known as reaction stoichiometry. आई बात समझ? अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लॉ पे, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैम तो पढ़ाई जा रही हैं, बट मेन बात पे नहीं आ रही। सो मेन बात है गेल यूसेक्स लॉ आज के लिए ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इनका कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स। ऑफ कोर्स जब आपकी दो गैसेस रिएक्ट कर रही है, ये एक जो गैसेस है उन्हें हम लीटर्स में, सेंटीमीटर क्यूब में या सीसी में उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास गैस है, 1 लीटर का जार है, सिलेंडर है 1 लीटर का, ठीक है, और दूसरा भी है मान लो 10 लीटर का। तो जो आपका कॉम्बिनेशन होगा ना वो वॉल्यूम में होता है पूरा, ठीक है। इट्स नॉट कि ऐसे आप थोड़ा बहुत पोर्शन निकाल के कर रहे हो, आप वॉल्यूम में ही करते हो, चाहे थोड़ी वॉल्यूम हो, पर रिलेशनशिप हमेशा वॉल्यूम में समझा जाता है किसी भी गैस के लिए। सो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another. सिंपल रेशियो बोलो, सिंपल होल नंबर रेशियो बोलो, एक ही बात है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 लीटर, मतलब लेट्स से मेरे पास 1 लीटर गैस ए है, 2 लीटर गैस 2 है या गैस बी है, तो जो हमारे रिलेशन है ना वो होल नंबर में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपका इक्वेशन का लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 gives 2HCl। मतलब कि अगर आप हाइड्रोजन को देखें और हाइड्रोजन 1 लीटर है और क्लोरीन आपका 1 लीटर है, तो 1:1 का रेशो हुआ कि 1 लीटर से 1 लीटर कंबाइन किया, ठीक है। तो इसीलिए इसको होल नंबर रेशो कहते हैं। तो 1:1 और उसने बनाया कितना HCl? उसने 2 लीटर बनाया, तो 1:1:2 का रेशो हो गया, whole number ratio. So when gases react, they do so in volumes which bear a simple ratio to one another. And the volume of the gaseous product, जो product बना है, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure. तो सब कुछ आपका at STP होना चाहिए, वो कहना चाहते हैं। अब नोट क्या है? नोट कहता है गेल यूसेक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। ओनली फॉर गैसेस ही वैलिड है, क्योंकि आप डायरेक्टली वॉल्यूम्स की बात कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसी वजह से ये पर्टिकुलर लॉ आपके सॉलिड्स या लिक्विड्स पे कंसिडर नहीं किया जाता, और जब आप उनकी वॉल्यूम्स कंसिडर करते हो तो आप लिक्विड्स या सॉलिड्स की जो वॉल्यूम है उसको 0 ले लेते हो, ठीक है। The volumes of solids and liquids are considered to be 0. जब आप न्यूमेरिकल करेंगे अभी तब समझ में आएगा। The law may be illustrated by the following examples involving gases or vapors. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। Reaction of nitrogen and hydrogen to form ammonia. So आपके पास N2 है plus 3H2 gives ammonia. तो हमेशा पहला स्टेप होगा इक्वेशन को देखने के बाद कि आप उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है, ये तो बैलेंस्ड है,
तो इसके आगे के जो नंबर्स हैं आप वो लिख लो। सो 1:3, 3:2, ये हो गया आपका रेशो। आई बात समझ? 1:3:2। Now, experimentally, it is noticed that one volume of nitrogen combined with 3 volumes of hydrogen gives 2 volumes of ammonia at the same temperature and pressure. मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी है ना 1:3:2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लीजिए नाइट्रोजन यहाँ लिखा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लिखा है और यहाँ अमोनिया लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम एंड यहाँ 2 है, 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको अगर इन वर्ड्स लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स यू 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करके पढ़ा रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता मोल कॉन्सेप्ट समझ में या पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रही हूँ। जो भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, और अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी। और रीच आउट कैसे करोगे? You can write me an email at psclassesicsc@gmail.com, or you can comment in the comment box below. You can also text me on Telegram. So जो भी आपको feasible लगे उसके हिसाब से आप मुझे reach out कर सकते हो, but please मोल concept अगर समझ में नहीं आता तो ध्यान से सुनते चलो। अब जो सेकंड है, सेकंड पे भी अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दे रहे हैं। तो 2CO प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CO2। अब आप खुद ट्राई करो, अगर आपको इनका रेशो लिखना होगा तो रेशो होगा 2:1:2। और अगर वॉल्यूम के तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2CO प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CO2। तो वॉल्यूम के तरीके से ऐसे लिखेंगे, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम VOL। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 2 volumes of carbon monoxide combines with 1 volume of oxygen to give 2 volume of carbon dioxide at a constant temperature and pressure. आगे बात समझ? सिंपल था। अब आगे इसके न्यूमेरिकल पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको जरा एक दो चीजें और समझाना चाहती हूँ। अब अगर लेट्स से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव यू 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 लीटर हाइड्रोजन यूज करनी है मुझे, तो कितना HCl बनेगा? ठीक है, तो आपके पास न्यूमेरिकल आते किस तरीके से है वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 20 लीटर है हाइड्रोजन, 20 लीटर्स, कितना क्लोरीन यूज करोगे कि आपका HCl बन पाए? 20 लीटर हाइड्रोजन के साथ कितना क्लोरीन यूज करोगे? तो क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 1:1, तो ये भी डायरेक्टली 20 लीटर ही यूज होगा। ठीक है, या तो इस तरीके का सवाल होगा। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई 20 लीटर हाइड्रोजन है मेरे पास, कितना HCl बनाओगे? कितना HCl बन पाएगा? तो फिर आप क्या करोगे? आप ऐसे कर सकते हो 1 और 2, 1:2 है ना, यहाँ पे आप 20 लीटर लिख लीजिए और यहाँ पे आप X लिख लीजिए। तो अब आप कैसे करेंगे एग्जाम में, वो तो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए लिखना बताऊंगी, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि 1:2 का रेशो है। जब आपके पास 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है उससे आप 2 लीटर बना पा रहे हो। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बन रहा है, तो 20 लीटर से कितना बनेगा? 40 बनेगा, 40 लीटर्स ऑफ HCl बनेगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए दो टाइप के सवाल कि या तो आपसे रिएक्टेंट ही पूछेंगे या तो आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि मान लो उन्होंने बोला कि मेरे पास 20 लीटर तो हाइड्रोजन है पर मेरे पास 10 लीटर क्लोरीन है, तो कितना HCl बनेगा? अब अगर आप देखो तो क्लोरीन तो उन्होंने आपको कम दिया है, तो अगर कम दिया है तो हाइड्रोजन उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कहां जाके रिएक्ट करेगा? 20 लीटर हाइड्रोजन 20 लीटर से ही क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, पर अगर आपने रिएक्शन के अंदर क्लोरीन ही 10 लीटर डाला है तो बाकी बचा हुआ 10 क्या करेगा? वो तो रिएक्शन आगे नहीं कर पाएगा, तो हाइड्रोजन आपके पास बच जाएगा अनयूज्ड।
ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे वैल्यूज दी है, वॉल्यूम्स दी गई है, हमेशा कम वाली वॉल्यूम को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि कम वाली वॉल्यूम ही उतना रिएक्ट कर पाएगी, उसके आगे तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, चाहे बाकी रिएक्टेंट बचे या ना बचे। इसी वजह से जो भी क्वांटिटी आपके पास कम होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? हम किसी भी ऐसे रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जो खुद क्वांटिटी में कम होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता एक पॉइंट के बाद। मतलब जैसे ये रिएक्शन होना शुरू हुआ, जैसे ही ये 10 लीटर क्लोरीन आपकी खत्म हो जाएगी, आपका रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से क्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरे रिएक्शन को 10 लीटर कंजम्पशन तक ही ले जा पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीसरे टाइप के सवाल। अब आपके चौथे टाइप के सवाल क्या है? चौथा टाइप का सवाल ये है कि वो ये बोलेंगे कि मेरे पास 20 लीटर्स है हाइड्रोजन, 10 लीटर है क्लोरीन। अब मान लो मुझे आपको ना बस एक्चुअली 20-20 कर लो यहाँ पे, ठीक है। 20 लीटर है आपके पास क्लोरीन, 20 लीटर है हाइड्रोजन। अब मैं चाहता हूं कि बस 10% क्लोरीन यूज करनी है मुझे। मेरा रिएक्शन चल रहा था, 10% क्लोरीन के यूज के बाद मैंने रिएक्शन स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने स्टॉप कर दिया 10% 10% क्लोरीन के कंजम्पशन के बाद मैंने रिएक्शन स्टॉप कर दिया। अब आप बताओ कि कितना तो हाइड्रोजन यूज कर लिया होगा अभी तक, कितना तो HCl बन गया होगा, ठीक है। तो आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे? 20 लीटर का 10% निकाल लोगे, ठीक है। सो 20 लीटर का 10% क्या हुआ? 10/100 टाइम्स 20, 2 लीटर। सो 2 लीटर क्लोरीन कंज्यूम जैसे ही पूरा हुआ कंजम्पशन, आपने रिएक्शन स्टॉप कर दिया। हाइड्रोजन का और क्लोरीन का रेशियो है 1:1। तो क्योंकि 2 लीटर क्लोरीन यूज हुआ है तो हाइड्रोजन भी 2 लीटर यूज हुआ होगा, ठीक है। और जो आपका HCl बना है भाई, वो कितना बना होगा? वो तो डबल चलता है, क्योंकि 1:1:2 का रेशो है। मतलब कि आपके पास था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और आपके पास बना 2HCl, 1:1:2 का रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिया तो आपको 20-20 लीटर था, पर आपने 2-2 लीटर ही यूज किया, तो यहाँ तो 4 लीटर HCl बन गया ना। आई बात समझ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन्हीं में ऊपर नीचे करके, क्वेश्चन को बड़ा करके, क्वेश्चन को छोटा करके करके इन्हीं में से पूछा जाएगा। सो अब फटाफट न्यूमेरिकल्स पे आके ट्राई कर लेते हैं। माई टारगेट इज टू फिनिश ऑल द 8 न्यूमेरिकल्स, बट लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू कवर इन दिस सेशन। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। What volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene? And what would be the volume of carbon dioxide formed? सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्टेप नंबर 2, आप इक्वेशन फ्रेम करो। स्टेप नंबर 3, इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी, क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फिर उसकी आप इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाने के बाद आप उसे बैलेंस करें। तो अभी ये जो हमें क्वेश्चन से समझ में आया है, हमें क्वेश्चन से ये समझ में आया है कि आपके पास एसिटाइलिन है C2H2, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है। What volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide? क्योंकि आप इसे बर्न कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, बट वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए वाटर की वॉल्यूम हम 0 कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ मतलब वाटर को स्टीम बोला गया, ठीक है, स्टीम नॉट एज वाटर, अगर स्टीम बोला गया तो आप उसको एज गैसियस ही कंसिडर करोगे और उसको सॉल्व करोगे। पर अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा तो आप H2O ही कंसिडर करोगे इन लिक्विड फॉर्म, और उसको आप 0 वॉल्यूम कंसिडर करोगे।
ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। लेट्स चेक बैलेंसिंग C2। सो यहाँ पर ओके, सो 2C2H2 will give me here 4, then you'll have 2H2O and you'll have 5 oxygen. यस दैट्स राइट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से हमने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को बाहर निकाला, हमने इक्वेशन लिखी और उसको बैलेंस किया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये मैं उस तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है, इसी पे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 1 वॉल्यूम, सॉरी नॉट 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम्स। ये हो गया 2 वॉल्यूम्स, ये हो गया 5 वॉल्यूम, ये हो गया 4 वॉल्यूम और ये हो गया 0 वॉल्यूम। आई बात समझ? अब हमसे वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन हमसे पूछी गई है, तो ऑक्सीजन के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दो। टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटाइलिन, तो 200 ml एसिटाइलिन है, पूरा कंज्यूम करना है आपको, तो ऑक्सीजन कितनी बनेगी, तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो अब आप क्या कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तरीके से देखना, 2-3 क्वेश्चन पूरे लिख के दिखाऊंगी, फिर पूरा लिख के नहीं दिखा पाऊंगी। ठीक है, तो यूल से 2 वॉल्यूम्स, सो वॉल्यूम्स आप पूरा लिख सकते हो या आधा लिख सकते हो, इट्स फाइन। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन uses या requires 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आप लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन। स्टूडेंट वो डबल डबल वाले कॉमास मत लगा देना, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास टाइप जो लगा के पूरा सेंटेंस अपने आप मान लेते हो लिख दिया, ये बोर्ड में नहीं चलता। तो ये आ गया 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब उन्होंने कितना एसिटाइलिन दिया है 200 ml, तो अब आप वो लिखेंगे 200 ml of acetylene requires 5/2 times 200 ml of oxygen। आई बात समझ? तो कितना बना 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। जब भी न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर दोगे लास्ट में आंसर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें छोटे छोटे पार्ट करके 2-3 चीजें पूछी होंगी, तो ताकि वो मिस आउट ना हो जाए एग्जाम में, इसीलिए लास्ट में एक आंसर लिख के क्वेश्चन दोबारा पढ़ना कि क्या पूछा था और उसी तरीके से यहाँ आंसर फ्रेम करना। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, you will say 500 ml of oxygen will be required to burn completely 200 ml of acetylene। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो total oxygen required will be 500 ml of oxygen। जब आपने सॉरी 500 ml लिख दो बस। जब आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, इसी तरीके से करना है, ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट में आंसर लिख दिया, ठीक है, तब जाके आंसर आपका पूरा किया है, पूरा माना जाएगा। बट फिर भी पूरा मूव ऑन करने से पहले, दूसरे न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हमेशा पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ के ये देखना कि सब कुछ आंसर किया या नहीं किया। ठीक है, ओके, यही तरीका मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखवा रखा है ताकि कुछ मिस आउट ना हो। स्टूडेंट्स प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो C2H2 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर, फिर आपने उसे बैलेंस किया, ठीक है, फिर आप कैसे लिखेंगे 2, आपने पूरा बैलेंस कर दिया, आपने उसके नीचे वॉल्यूम्स लिख दी, ये आ गई वॉल्यूम्स। फिर 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर 1 वॉल्यूम, आपने 1 वॉल्यूम का निकाल लिया, फिर 200 ml का निकाल लिया, तो आपके पास आ गया 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा उन्होंने इस क्वेश्चन में देखो मैंने मिस कर दिया, इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, आपसे कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछा था। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो ना तभी वहां क्वेश्चन मार्क्स लगा दो कि क्या क्या पूछा जा रहा है, वरना मेरी तरह मिस हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे, सेम ही तरीके से निकालोगे, आप निकालोगे आप लिखोगे 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आप लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस 4/2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर वही 200 ml of acetylene produces 4/2 times 200 ml of carbon dioxide. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, पर आंसर को तरीके से फ्रेम करना और कुछ मिस आउट ना करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये देख लीजिए. 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 फॉर्म्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 200 ml ऑफ C2H2 फॉर्म्स 4/2 times 200 equals 400 मिलीलीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आगे बात समझ. दो एक क्वेश्चन और मैं आपको डिटेल में लिख के दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं लिखूंगी नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आराम से सुनो. इफ 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine are mixed and exploded. तो आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. ठीक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. यह है 6 लीटर्स और यह है 5.6 लीटर्स. यह है 6 लीटर्स, यह है 5.6 liters. Are mixed and exploded. What will be the composition of volume of the resulting gaseous mixture? Name the limiting reagent. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे HCl बना. ठीक है, इक्वेशन लिख दी, पहला स्टेप डन. सेकेंड स्टेप बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो गई, डन. उसके बाद आप वॉल्यूम्स लिखिए, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम्स. उसके बाद आप लिखेंगे, उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग, तो इसको आपको फाइंड आउट करना है. और उन्होंने पूछा है नेम द लिमिटिंग रिएजेंट. अब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि जो भी कम होगा क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 1:1 का रेशियो है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्लोरीन रिक्वायर्ड है. तो इन दोनों में जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो कम है क्वांटिटी में. जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो जब वो खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता. इसीलिए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं कि उसने रिएक्शन की प्रोसीजर को स्टॉप कर दिया या लिमिट कर दिया. ठीक है, तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. हम ये वाली वैल्यू यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, 6 को यूज नहीं करेंगे, 5.6 लीटर्स को यूज करेंगे. आंसर में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl. फिर आप लिख सकते हैं कितना, 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2 into 5.6 लीटर्स ऑफ HCl. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज इट. लिमिटिंग रिएजेंट आपने बता दिया, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका अमाउंट बता दिया. ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था. एक बार इनका प्रोसेस देख लेते हैं. अच्छा, द रिएक्शन, ये लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन है. द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन is known as limiting reagent और limiting reactant. ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो भी देख सकते हो. तो आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 2 HCl वॉल्यूम में बना आपका. सो 1:1:2. सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. ओके, ये वाला पोर्शन में वो ये बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन 6 लीटर्स यूज नहीं होगा और 0.4 बच जाएगा. क्यों? क्योंकि 6 लीटर्स आपका टोटल अमाउंट था, उसमें से 5.6 यूज हो जाएगा तो बचा 0.4. बट क्योंकि ये पूछा नहीं उन्होंने कि हाइड्रोजन बचेगा कितना बचेगा, ये पूछा नहीं है, तो ये वाला पोर्शन आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो या रफ में भी सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने किया. ठीक है, ये दिखाना जरूरी नहीं है. सिंस द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन यूज्ड, तो आपका आ गया 11.2 लीटर्स ऑफ HCl गैस. ठीक है, अब आपने फाइनली यहाँ पे आंसर देख लो, आंसर कैसे लिखना है. 11.2 liters of HCl and 0.4 liters of residual hydrogen. हमने रेसिडुअल हाइड्रोजन क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने पूछा कि जो रिमेनिंग मिक्सचर है क्वेश्चन में
उन्होंने पूछा रिजल्टिंग जो गैसियस मिक्सचर है उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर में तो हाइड्रोजन भी तो बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0.4 लीटर्स बच जाएगा। तो जो आपका आया 11.2 लीटर्स HCl बचेगा, मतलब बनेगा, और 0.4 लीटर्स हमारा हाइड्रोजन बच जाएगा। आगे बात समझ? तो ये आपका हो गया एट द एंड प्रोडक्ट। क्लोरीन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपने यहाँ पे तीनों चीजें तरीके से आंसर कर दी हैं। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, what volume of propane is burnt for every 100 centimeter cubes of oxygen in the reaction। तो आपको रिएक्शन दे रखी है and looks like कि balanced भी है। गैस वॉल्यूम्स मेजर ऑन द सेम कंडीशंस, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि एट STP, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड, सबसे पहले आप ये इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए बहुत तरीके से, C3H8 प्लस 5 ऑक्सीजन गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। अब इनकी वॉल्यूम्स लिख लीजिए, 1 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम। ठीक, नॉट 4 वॉल्यूम, क्योंकि ये वाटर है तो ये नील ही रहेगा, 0 वॉल्यूम। ठीक है, 0 वॉल्यूम लिख दो या नील लिख दो। ओके, उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड। तो प्रोपेन आइडेंटिफाई करनी है फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत डायरेक्ट है, तो आप लिखेंगे 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 या प्रोपेन। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1/5 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, 100। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1/5 टाइम्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 आ गया आपके पास। 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। From the above reaction, it is clear that for every 5 volumes of oxygen, 1 volume of propane is burnt। जब आपकी 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बदले में यूज हो रही है। Therefore, volume of propane burnt for every 100 centimeter cube is 1/5 times 100, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन इज burnt। आगे बात समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से ट्राई करिए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है या अभी भी प्रॉब्लम है समझने में, तो यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एकदम आराम से। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विद, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो भाई, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस 2H2O। कंफर्म कर लो एक बार कि बैलेंस है या नहीं है, हमेशा कंफर्म कर लेना एग्जाम में। ओके, so 80 centimeter cube of methane is mixed with 200 centimeter cube of pure oxygen। अब यहाँ वॉल्यूम्स लिख लें, ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये है 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, और ये क्या है हमारा, ये है आपका नील। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन यूज हो रही है, सो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विद 200 centimeter cube of pure oxygen at room temperature and pressure। The mixture is then ignited when it burns as illustrated by the equation। Calculate the composition of the resulting mixture if it is cooled to initial room temperature। तो जो आपका resulting mixture है, एक तो वो ये आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे उसमें, और ऊपर से उसमें आप बचा हुआ सामान भी बताओगे, क्योंकि यहाँ 1:2 का रेशो है। ठीक है, अगर आप 80 यूज करोगे तो ऑक्सीजन आप 160 ही तो यूज कर पाओगे। ठीक है, डबल ही यूज कर पाओगे, मतलब अगर एक वॉल्यूम ऑफ मीथेन यूज कर रहे हो तो उसके बदले 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। तो जब आप 80 सेंटीमीटर क्यूब यूज करोगे तो ऑक्सीजन तो 160 ही यूज हो पाएगी ना, तो यहाँ बच जाएगी। तो जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू प्लस आपका रिमेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अब एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझा के फिर सोल्यूशन से डिस्कस करेंगे।
अगर फिर भी, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाए। अगर फिर भी कोई भी न्यूमेरिकल में अटक जाते हो तो मुझे बता देना, आई विल पोस्ट अ स्मॉल वीडियो या स्मॉल शॉर्ट सिर्फ उसी वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, ठीक है। सो आपके पास यहाँ क्या है, मीथेन 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम नील। तो बाय गेल-यूसेक्स लॉ 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपने 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन यूज किया है तो 160 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। कितना बच गया, 40 बच गया, वो आपके रिमेनिंग में चला जाएगा। फिर आ जाओ, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, therefore 80 centimeter cube of methane produces 80 centimeter cube of carbon dioxide, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन, मीथेन में क्या बचा, 80 माइनस 80 0 बचा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया, 80 सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन कितना आया, 40 बचा हुआ था। और वाटर कितना है, नेग्लिजिबल। आगे बात समझ। Okay, students, let's move on to the next question. 40 centimeter cube of methane reacts with chlorine according to the following reaction. अच्छा, एक और बता दो, पिछले क्वेश्चन में एक और बार बता दो। अगर मैंने आपसे पूछा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका मीथेन, क्योंकि वो कम अमाउंट का है। इसी की वजह से ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम नहीं हो पाई और ऑक्सीजन बच गई। क्यों बच गई, क्योंकि मीथेन कम था क्वांटिटी में, और कम होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। 40 centimeter cube of methane reacts with chlorine according to the following reaction. Calculate the volume of HCl gas formed and chlorine gas required. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ तसल्ली से लिख लो। CH4 plus 2Cl2 gives CH2Cl2 plus 2HCl। अब वॉल्यूम की फॉर्म में 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। तो जो गैस बन रही है आपकी, उसका वो कितना फॉर्म हो रही है, मतलब क्योंकि इसमें आपका CH2Cl2 ये भी बनेगा क्योंकि ये भी गैसियस फॉर्म में है, और आपका HCl भी गैसियस फॉर्म में है। तो आपको ये दोनों का ही क्वांटिटी चेक करके आउटपुट बताना पड़ेगा कि इतना आउटपुट बन रहा है इन टोटल, ठीक है। कैसे करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे HCl कितना बन रहा है। सो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। सो 40 सेंटीमीटर क्यूब से क्या होगा, 2 into 40, तो HCl कितना बन गया, 80 बन गया, ठीक है। फिर 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ क्लोरीन। तो जब आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन है तो 2 into 80, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन भी आ गया आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब। Now 80 centimeter cube and 80 centimeter cube आपका आ गया, HCl is formed and chlorine is formed. Not chlorine is formed, chlorine is consumed. ठीक है। बट इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड। ओके ओके, उन्होंने ये नहीं पूछा, आपका टोटल आउटपुट नहीं पूछा, उन्होंने HCl गैस और क्लोरीन का ही पूछा है, तो आपने वो दोनों कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये वाला ना उसी टाइप के मेथड पे है जो मैंने आपको परसेंटेज वाला बताया था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन मतलब C2H4 is bond in just sufficient air containing 20% oxygen to form carbon dioxide gas and steam. If all measurements are made at constant pressure and 100 degrees Celsius, find the composition of the resulting mixture. Okay, एकदम तसल्ली से समझना। सबसे पहले हम बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी C2H4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस वाटर, और आपको टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप इसे बैलेंस कर लीजिए, तो C2H4 प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स यू 2 CO2 प्लस 2 वाटर।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्टीम। अब यहाँ पे इन्होंने देखो स्टीम भी बोला है वाटर को, तो इसको भी हम गैसियस फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे इस बार। तो अब आप जब वॉल्यूम्स कंसिडर करोगे तो 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। क्यों कंसिडर कर रहे हैं वाटर को इस बार? क्योंकि वाटर इस बार क्वेश्चन में ही स्टीम फॉर्म में दिया गया है। स्टीम फॉर्म का मतलब गैस का फॉर्म, और गैस का फॉर्म का मतलब कि भाई हम तो क्वेश्चन में इसे कंसिडर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो अब इसे आगे देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब of ethylene is burned in just sufficient air, that is 20%, to form carbon dioxide gas and steam. If all measurements are made at constant pressure and 100 डिग्री Celsius, find the composition of the resulting mixture. ठीक है, तो देख लेते हैं। ये वॉल्यूम्स लिख ली हमने। उसके बाद 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन रिक्वायर्स 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन, यहाँ 200 लिख देती हूँ। तो 200 की वजह से आपके पास कितना हुआ, 200 इंटू 3, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ? अब 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन कितना प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड? 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। तो जब 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 400 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ पे। उसके बाद 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइलिन प्रोड्यूसेस स्टीम। ठीक है, कितना स्टीम? 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टीम। सो जब आपने 200 यूज करा ऑफ इथाइलिन तो कितना प्रोड्यूस हुआ? 400 प्रोड्यूस हुआ सीधा सीधा। पर अब आगे देखिए, व्हेन ऑक्सीजन इज 20% अनरिएक्टेड, व्हेन ऑक्सीजन यूजेस 20%, तो अनरिएक्टेड एयर कितनी है? 80%। तो ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट कितनी की है? ऑक्सीजन हमने 600 कैलकुलेट करी है। तो 20% ऑफ दैट, तो 20% आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। व्हेन ऑक्सीजन इज 600 सेंटीमीटर क्यूब, देन अनरिएक्टेड एयर, आप डायरेक्ट अनरिएक्टेड एयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी अनरिएक्टेड एयर है, क्योंकि जो आप इसमें ऑक्सीजन यूज कर रहे हो वो ओवरऑल जो आपकी एयर है उसमें से बस 20% ही आप यूज कर पा रहे हो, तो बाकी कितनी बची? 80%। 80% ऑफ व्हाट? 600। सो 80 टाइम्स 600 अपॉन 20, इससे आपका कितना आ गया? ओवरऑल एयर आपकी आ गई 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन खत्म हो गया है तो कौन कौन किस किस कॉम्पोजिशन में है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 400 सेंटीमीटर क्यूब, स्टीम बची है आपकी 400 सेंटीमीटर क्यूब, और अनरिएक्टेड एयर बची है 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। 7th question, 20 ml of hydrogen, 10 ml of carbon monoxide and 20 ml of oxygen are exploded in a chamber. ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन। सो आपका है हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन आर एक्सप्लोडेड इन अ चेंबर। आपने इन तीनों का रिएक्शन किया इन अ चेंबर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस आफ्टर कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि आपके पास कितना कंटेंट बच रहा है जो आप बाकियों के साथ कंबाइन करके हम लिख सकते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? राइट ईच रिएक्शन सेपरेटली। तो आपको सारे ही रिएक्शन सेपरेटली शो करने हैं, तो फटाफट लिखते हैं यार रिएक्शन। तो सबसे पहले है 20 ml, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो आपके पास आ गया हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग यू वाटर। अब वाटर के बारे में इन्होंने यहाँ स्टीम वीम कुछ मेंशन नहीं करा है, तो इसका मतलब आप वाटर को लिक्विड लोगे। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी? पहले बैलेंस कर लीजिए। सो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो आपके पास बना 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल, एक्चुअली नील क्योंकि लिक्विड है। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। लेट्स जस्ट कंफर्म कि बैलेंस्ड है। यस, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो आपके पास दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन की आपने वॉल्यूम्स लिख ली।
अब अगर आप यहाँ से देखें टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज, तो जो आपका पहला क्वेश्चन था उन्होंने बोला था कि 20 ml ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप कितना यूज करोगे ऑक्सीजन, उसका हाफ यूज करोगे, तो आप 10 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज करोगे। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, अगर 10 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करोगे तो उसका आधा आप ऑक्सीजन यूज करोगे, तो 5 वॉल्यूम हो गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि टोटल ऑक्सीजन यूज कितना हुआ है, तो टोटल ऑक्सीजन आपका यूज हुआ है 10 एंड 5, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 ml पहले रिएक्शन से बच गया और 5 ml दूसरे रिएक्शन से बच गया, तो टोटल आपके पास 15 ml बच गया है ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है, what will be the volume and composition of the mixture of gases after cooling to room temperature। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, तो टोटल वॉल्यूम लेट्स सी। सो आपके पास पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड 15 ml, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट ओवर 5 ml, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड 10 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना है 15 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ gaseous mixture after cooling to room temperature would be 15 ml containing 5 ml of oxygen and 10 ml of carbon dioxide। आगे बात समझ स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम 8th क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके आगे का जो पोर्शन है एवोगाड्रोस लॉ उसको कवर करेंगे। सो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने गेल-ल्यूसिक्स लॉ के बारे में पढ़ा और थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने पढ़ा गेल-ल्यूसिक्स लॉ के बारे में, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में, एंड वी प्रैक्टिस्ड अबाउट 7 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्दो मैंने टारगेट किया था कि शायद मैं इससे ज्यादा कवर अप कर पाऊंगी इस सेशन में, बट नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं, जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है। सो इसके आगे का जो आपका होमवर्क है वो है कि जो ये वाले मैंने आपको आज न्यूमेरिकल्स कराए हैं ये आपकी बुक के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसका आप 8th क्वेश्चन ट्राई करें और पीछे बैक एक्सरसाइज 5A में से 2-4 क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो। आप ये देखो कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, तो मैम तो बैठी हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी अटक रहे हो, तो मैम को रीच आउट करो। और रीच आउट कैसे करोगे, you can write me an email at tsclassesicsc@gmail.com. You can also leave a comment in the comment box below. You can also text me on Telegram. जो भी आपको feasible हो वो यूज करो, but make sure कि अपना डाउट पूछ लो। So this is it for today. We'll catch up in the next session जिसमें हम इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे, 8th एग्जाम्पल भी कवर करेंगे और एवोगाड्रोस लॉ को भी कवर अप करेंगे। So this is it for today. Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends and let us all learn together. So that's it, students. Bye-bye. I hope you have a beautiful day ahead.